चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में लाभ और हानि। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके किसी भी अरिथमेटिक सेक्शन के लिए। मीनिंग आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे तो अरिथमेटिक सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जिस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस हुआ करता है और बहुत सारे में हुआ करता था, जैसे एसएससी वगैरह में 100, आज तो आपको 100, 75, 50 करके 25 पर ला दिया ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे एसएससी में बहुत पहले आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता था मैथ्स का, फिर 75 का दौर चला, फिर 50 का दौर चला और अब 25 का दौर चल रहा है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमाइज करता गया है। ठीक है, खैर जो भी करे, तो अगर 100 क्वेश्चन का बात करें तो इससे 6, 7, 8 क्वेश्चन तक पूछ देता था। जब 100 क्वेश्चन होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस से 7, 8 क्वेश्चन। लेकिन अब तो क्वेश्चन आपको 25 हो गया, तो जहां 25 क्वेश्चन है उसमें आप जो है इससे 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम दिमाग में रखेंगे। 25 ही क्वेश्चन है ना, तो 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम इस टॉपिक से। लेकिन जहां पर 50 अभी भी है ना, उसमें आप जो है 5 क्वेश्चन तक का उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, ये है क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस मीनिंग है लाभ और हानि। बोले हम जितना इन्वेस्ट करेंगे, लाभ हानि का एक्चुअल सेंस कहां पर होता है? इन्वेस्टमेंट में। भले हम इस शब्द का यूज आजकल बहुत जगह पर और भी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सामाजिक रिलेशन में भी ऐसा ना, लेकिन लाभ हानि का रियल अर्थ कहां पर है? तो इनकम से रिलेटेड बात में, जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पर, तो बोले आप इन्वेस्ट जितना भी करेंगे, अगर रिटर्न उससे ज्यादा आता है तो जो फर्क है वही प्रॉफिट है, और इन्वेस्ट जितना किए उससे रिटर्न अगर कम आता है तो जो अंतर है वो आपको लॉस हो गया। एक एग्जांपल सोचिए, आप 100 रुपीज लगाते हैं, यह आपका इन्वेस्टमेंट है, और आपको आ गया है 150 रुपया। मीनिंग है आप सोल्ड एट लिख देते हैं ऐसे, मीनिंग है 100 के इन्वेस्टमेंट करने से आप उसको जो मार्केट में सेल किए 150 में, और यहां पर आप जो है 60 में सेल कर दिए, सोल्ड एट ऐसा। तो यही 2 एग्जांपल से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज 100 का चीज अगर 150 में बिका तो बोले पूंजी तो 100 लगाए थे, आज 150 आ गया तो 50 रुपया एक्स्ट्रा आपके हाथ आ गया, ये प्रॉफिट का सौदा है। और जब 100 लगाए थे और आज 60 में बेचे तो कम आया, 100 इन्वेस्ट के 60 ही लौटा मार्केट से, 40 तो डूब गया, ये आपका जो है लॉस बताता है। इसका अर्थ क्या कि इन्वेस्टमेंट को अगर हम कॉस्ट प्लस मान ले, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान ले, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लागत मूल्य, या आपको कॉस्ट प्लस मान ले ऐसे, तो यहां से एक सिचुएशन, ये सोल्ड एट मीनिंग है, ये एसपी हो गया और ये भी सोल्ड एट मींस एसपी। इसका अर्थ क्या है कि जब हम इस 150 में 100 घटाते हैं तो टर्म क्या होता है? एसपी और माइनस में सीपी, और यही इक्वल्स टू लाभ हो गया, क्योंकि इस जगह पर एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, बड़ा में से छोटा आप घटा रहे हैं। लेकिन मुझे यहां पर क्या है कि सीपी और माइनस एसपी ऐसे, तो यहां पर हानि हो गया, ये जो आ गया, तो यही फॉर्मूला बन जाता है। बोले 100 रुपया सीपी था, 60 रुपया एसपी, तो 100 माइनस 60, 40 का घाटा हो गया। तो ये कंसेप्ट है, एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ और सीपी माइनस एसपी बराबर में हानि। सीपी ही बड़ा हो जाए, एसपी छोटा तो हानि। हमारे बिजनेस के लिए क्या बेटर है? सीपी मेरा कम हो, एसपी ज्यादा हो, प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं कि जब आप प्रॉफिट परसेंट लेंगे, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है लाभ के लिए प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पर कंसेप्ट ये होता है कि जितने का प्रॉफिट हुआ है बट्टा में यहां सीपी बैठेगा और गुणा में 100 होगा। ये एक फॉर्मूला बन गया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। जब आप लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट के लिए होगा हानि बट्टा में पुनः सीपी क्रय मूल्य और गुणा में 100। इसलिए हानि प्रतिशत कैसे निकल रहा है? तो हानि बट्टा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो याद कर लीजिए, यहां पर 4 फॉर्मूला बन गया, एसपी माइनस सीपी बराबर में लाभ, सीपी माइनस एसपी बराबर में हानि, लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100। इससे यह भी सीखिए कि ये जो बट्टा में नीचे आ रहा है, बट्टा में नीचे आ रहा है, वो ऑलवेज आपको सीपी होगा। मीनिंग है इसको हम ऐसे बोले कि रुपया में लाभ हानि प्रतिशत जब भी जज करते हैं, जैसे रुपीज मालूम है, सीपी एसपी रुपीज में मालूम है, तो वहां जो लाभ हानि प्रतिशत आप जज करते हैं उसमें ऑलवेज आधार के रूप में, माने बट्टा के नीचे जो आता है वो सीपी ही बैठेगा, कभी भी एसपी नहीं बैठता। हाँ, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि आपको विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर होगा, इस तरह का प्रश्न, तो वो एक अलग मुद्दा होता है। अदरवाइज दिमाग में रखिए कि जब हम रुपया में लाभ हानि प्रतिशत जज करते हैं तो ऑल द टाइम आपको जो है आधार के रूप में क्रय मूल्य ही बैठेगा। मीनिंग है हम लाभ हानि का डिसीजन किस पर ले सकते हैं? ऑल द टाइम क्रय मूल्य पर। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसमें आपको रुपीज होता ही नहीं है प्रश्न में, तो वहां भी लाभ हानि प्रतिशत निकल सकता है, उस वक्त में बात बदल जाता है। उसका एक एग्जाम्पल भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। बोले कभी बोलता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहां पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताइए।
तो यहां पर लाभ हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट, पी लिखते हैं प्रॉफिट ऐसे। सीपी के साथ लगा मान बड़ा है, एसपी के साथ लगा छोटा, तो यहां प्रॉफिट होगा। ये वस्तु पर है, इसमें रुपीज नहीं है, ये 15 रुपया 12 रुपया मत रखिए, है ना, ये वस्तु है, मीनिंग है 15 कलम का क्रय मूल्य वही है जो 12 कलम का विक्रय मूल्य। इसका अर्थ क्या निकला कि 15 कलम खरीदने में आपको जो भी पैसा लगा वो मार्केट से 12 ही कलम को बेचकर आ गया, तो 3 कलम घर में बच गया और पूंजी बैलेंस हो गया, इसलिए 3 कलम जो बचा वो जब बिकेगा तो वो आपको प्रॉफिट देगा। इसलिए सीपी के साथ लगा मान ऐसे प्रश्नों में जब बड़ा होता है तो आपको लाभ होता है, और लाभ के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों का अंतर तो लेंगे ही। और यहां ध्यान दीजिए, ये बट्टा में सीपी होता है, लेकिन यहां सीपी नहीं है, ये सीपी नहीं है, ये एसपी नहीं है, तो इसलिए ये वस्तु की संख्या, ये वस्तु की संख्या, तो इस कंडीशन में यहां पर बेचे गए वस्तुओं की संख्या, तो कितना वस्तु बेचे, 12, इसलिए यहां पर 12 और गुना में 100, माने कंसेप्ट ये हो जाता है। इस पर 6 तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, 6 तरह का, और वो सभी 6 तरह का क्वेश्चन आप करेंगे चैप्टर जब स्टार्ट होगा प्रॉब्लम्स का, तो यहाँ पर 6 तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पहले एसएससी में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर रेलवे में आया, और फिर बैंक पीओ बैंक क्लर्क सारे में आ गया ये टाइप। ये सबसे पहले सिर्फ एसएससी में आया था, कुछ सालों के बाद में रेलवे में दे दिया गया, और कुछ सालों के बाद में इसको बैंक में भी दे दिया गया, इवन पीओ में भी और क्लर्क में भी, ठीक है, इस हिसाब से बनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके इस प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में टर्म्स क्या क्या होता है उसको देखिए। ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस हो गया, एसपी है सेलिंग प्राइस, टर्म और होता है एमपी जो कि मार्केट प्राइस है, ऐसा। अब बोलिए कि सीपी और एसपी तो कॉमन है ना, चर्चा में बराबर आता है। ये एमपी एक है, मार्केट प्राइस, इसी को एलपी भी बोलते हैं, लेबल्ड प्राइस, LABBLED, लेबल्ड प्राइस, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है। सूची मूल्य हिंदी में अंकित मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य, फिल करिए, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य, मार्केट प्राइस, लेबल्ड प्राइस, ये सभी आपका एक ही नाम है। ये मूल्य आखिर है क्या, तो ये एक ऐसा मूल्य है जिसी से कस्टमर को चीट किया जाता है। कैसे, तो बोले ये एक निर्धारित मूल्य है, अंकित मूल्य है, सूची मूल्य है, सोचा हुआ मूल्य है, बढ़ाकर लिखा हुआ मूल्य है। तो क्या है, देखिए, एक शब्द सुनते होंगे डिस्काउंट, हिंदी में छूट। तो ये शब्द बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत एल्यूरिंग हो गया, मीनिंग किसी को भी अपनी तरफ ये शब्द अट्रैक्ट करता है कि चलो इस जगह पर डिस्काउंट मिल रहा है। ये बोले आप फील करिए कि हम वहां तक पहुंचने से पहले ये जरूर पहले सोचें कि डिस्काउंट जो देता है, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है, पैसा भी दिखेगा कि इतना था, इतना ही में दे दिया, इतना बच गया, सब दिखेगा, सब सही लगेगा। इन हकीकत में क्या है ना कि दुकानदार की तरफ से हम सोचें तो दुकानदार छूट बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि दुकानदार का अर्थ यह है कि वो प्रॉफिट आपसे लेगा ही, इवन आप उसके दोस्त क्यों ना हो, प्रॉफिट आपसे अर्न कर लेगा। जैसे देखिए, होता क्या कि कोई सामान 5,000 रुपया में बेचता था, उसको 1,000 रुपया बचता था, 4,000 उसका पूंजी लगा हुआ है, ठीक है, तो 5,000 में बेचता था, 4,000 रुपया पूंजी था, 1,000 रुपया उसको बच जाता था। जब आप दोस्त होकर पहुंचेंगे और वही सामान लेने का प्रयास करेंगे, तो जैसे ही आप उसके दुकान में जाएंगे और बोलेंगे दोस्त ये हमको जो है ना ये वाला सामान लेना है, तो इसका कितना पेमेंट हम कर दें, आप ये शब्द बोलते हैं, दोस्ती है वहां, तो वो पहले ही भाप जाता है कि इसको तो हम लोग नॉर्मली 6,000 में बेचते हैं। अब देखिए दोस्ती कैसा है, यहाँ पर इसको नॉर्मली हम लोग 6,000 में बेचते हैं, ठीक है, तुम 5,000 दे देना, तो आप खुश होगा कि चलो दोस्त है 1,000 छोड़ दिया, लेकिन बोलिए 5,000 तो किसी दूसरे को भी वो दे रहा है। यही बिजनेस होता है, आपको भी दोस्ती में पैसा वो बैलेंस नहीं रखा, आपसे भी 1,000 रुपया अर्न कर ही लिया हुई। यही व्यापारी जो है ना दोस्ती इस प्रकार से निभाता है। अब आइए, इसलिए क्या है कि डिस्काउंट एक्चुअल में क्या है, बोलिए, हम आपको अपने लागत मूल्य में से जिस दिन छोड़ देंगे वो डिस्काउंट होगा। मीनिंग अगर किसी चीज का फैक्ट्री है और उसको बनाने में एक आइटम पर 1,000 रुपया मेरा खर्च होता है, हम 900 में आपको दें, तो वो 1,000 रुपया बिल्कुल डिस्काउंट है, हम छोड़े आपको। क्यों? क्योंकि 100 रुपया आपके लिए हम लॉस बियर किए।
बोले 1,000 रुपया मेरा लागत होता है, 1,500 रुपया हम लिख दिए हुए हैं, 1,200 में बेच देते हैं, तो 1,500 में 1,200 में बेचे तो 300 रुपया आपको तो दिख रहा है कि छोड़ा गया। लेकिन बोले हम यहाँ पर जो है आज 1,000 की चीज को 1,200 में बेचे, तो आपको लग रहा है कि 3,000 ये हम छोड़े आपको, लेकिन हम तो आपसे 2,000 रुपया अर्न कर रहे हैं वहां पर। यही डिस्काउंट आजकल चल रहा है। इसलिए याद रखिए कि आजकल जो डिस्काउंट मार्केट में चलता है, 50% का छूट, 75% का छूट, ये सारा छूट जो है बेकार है। ये बस एल्यूरिंग सिस्टम है, मीनिंग आपको अट्रैक्ट करता है, दाम पहले बढ़ा दिया जाता है। बोले आज फील करिए कि 5,000 रुपये का कोई सामान था, ये उसका सेल प्राइस था, लेकिन इसी को क्या किया, 8,000 रुपया यहां पर अंकित कर दिया, और ये 8,000 अंकित करके इस पर जो है ना 40% का डिस्काउंट दे दिया। तो 8,000 का 60%, अर्थात 40 नहीं, थोड़ा 30 हम कर देते हैं, तो 70%, तो यहां पर 5600 हो जाएगा। मीनिंग है ये 5600 में बेचा है। तो बोले आप यहां फील करिए कि आपसे तो वो फायदा ले ही लिया ना, तो डिस्काउंट दिया कहां? अगर हमारे डिस्काउंट से उसको घाटा होने लगे कंप्लीटली, तभी वो डिस्काउंट होता है एक्चुअल में। तो हम बढ़ाते हैं, फील करिए, दुकानदार हम हैं, हम बढ़ाते हैं किसी सामान पर 1,000 रुपया, छोड़ेंगे 600 रुपया, तो भी तो 400 रुपया हम ज्यादा बढ़ाकर रखे ना, प्रॉफिट में रहेंगे ही। इसीलिए डिस्काउंट देने के बावजूद भी दुकानदार घाटे में नहीं होता है। आपको लगता है कि डिस्काउंट दे रहा है, तो होता क्या है, ये डिस्काउंट सिस्टम नहीं होता ना, तो एमआरपी ही कम होता। किसी भी, जैसे किसी फ्रिज का दाम 25,000 रुपया लिखा हुआ है, तो वो आज डिस्काउंट का मार्केट चल रहा है, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, एक पर एक फ्री, ऐसा, तो निश्चित रूप से दाम तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बोले वहां पर 25,000 रुपया लिख दिया है, उसको बनाने में मात्र 15,000 रुपये का खर्च है, 10,000 रुपये का गैप है, उस 10,000 रुपया में आप जैसा बार्गेनिंग करते हैं 2,000, 3,000, 1,000 ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो मेजर फायदा में वो रहता है। लेकिन बोले आज डिस्काउंट का प्रिविलेज ना हो, है ना, डिस्काउंट का मार्केट ना हो, इसका प्रचलन ना हो, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि किसी भी फ्रिज को बनाने में अगर 15,000 रुपया लग रहा है, तो मैक्सिमम वहां पर 16,000, 16,500 रुपया ही लिखा जा सकता है, और उसी मूल्य पर बिकेगा, और वो गैप उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन होता नहीं है, हम कस्टमर भी चाहते हैं कि डिस्काउंट मिले, तो बोलिए 15,000 रुपये का फ्रिज में अगर कॉस्ट प्राइस लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, तो 16,000 रुपया तक अगर लिखा जाए तो 1,000 रुपया दुकानदार को मान लीजिए बचता है। लेकिन आज वही 15,000 के लिए 25,000 लिखा जाता है, और टाइम टू टाइम 5,000, 7,000 रुपया छोड़ा जाता है, तो भी आपका 18,000 में बिकता है। तो हम पब्लिक ही घाटे में जाते हैं, कंपनी वाले को फायदा ही है इस मार्केट में। ये डिस्काउंट होता है। बोले आपके पॉकेट में दान किसको बोलते हैं? डोनेशन। आपका 10,000 रुपया सेविंग है, आप उसमें से 5,000 रुपया किसी संस्था को दिए, किसी आदमी को दिए, वो डोनेशन है, नॉन रिफंडेबल, आप वापस नहीं लेंगे, वो डोनेशन होता है। लेकिन बोले किसी के पॉकेट में 1,00,000 रुपया आप देखे, 50,000 रुपया उसमें से तुरंत उसके ऊपर पॉकेट में रखा हुआ था, तुरंत ऐसे निकाले और किसी दूसरे संस्था को डोनेट कर दिए, और बोलते हैं कि हम 50 रुपया डोनेट कर दिए, तो ये डोनेशन नहीं है, ये तो किसी दूसरे का पैसा लेकर आप उसको दे दिए, आप दान नहीं किए, वो भी इच्छा से दान नहीं किया, जबरदस्ती आप उसका दान कर दिए और बोलते हैं हम दान कर दिए। ये चीज जो है ना, यही छूट आजकल चल रहा है। कोई दुकानदार अपना दान कर देना तो वो छूट होगा। मीनिंग है दुकानदार को अगर वहां पर 15,000 के जगह पर 16,000 में बेचने से 1,000 बचता था, तो आज 15,000 के जगह पर 14,000 में बेच दे, तो वो डोनेशन होगा, वही दान होगा, और वही डिस्काउंट होगा, वही छूट होगा। ठीक है, तो ये इतना टर्म्स इसमें आ गया। तो याद कर लीजिए कि अंकित मूल्य एक ऐसा मूल्य है जो दुकानदार उस शहर के लोग, रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए और उस शहर में उस वस्तु के डिमांड को देखते हुए एक निर्धारित मूल्य करता है, जो कि ऑलवेज उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या आपको जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे एबव होता है। ये एबव का एक सीमा होगा। कैसे? तो यहां पर सिचुएशन तो यही बन गया ना कि सीपी इतना बड़ा होगा तो आपको जो है ना एमपी इतना बड़ा होगा। ये सीपी से एमपी ऑलवेज ज्यादा होगा, और इसी एमपी में थोड़ा छोड़ेगा तो ये आपको हम एसपी दिखा रहे हैं ऐसे, तो ये आपको इससे ये बड़ा। मीनिंग है वो मूल्य बढ़ा दिया, थोड़ा घटा दिया, फिर भी ये सर्किल इस सीपी से बड़ा होना चाहिए ऐसे, तो उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अर्थ यही निकल रहा है कि बोले ये अंकित मूल्य कोई भी दुकानदार उस सामान पर जो भी उसका खर्च आता है उससे बढ़ाकर लिखता है, और वो बढ़ाकर जो लिखेगा एक सीमा होगा। क्योंकि बोले आप 5 रुपये के किसी सामान को 1,000 रुपया नहीं लिख सकते, 500 रुपया नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 रुपये का सामान बगल में बहुत जगह दिख रहा है, मिल रहा है 7 रुपये में, तो 5 का 7 ही हो सकता है, आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार एक लिमिटेशन होता है। इसीलिए इतना टर्म्स तो आप समझ गए। लेकिन अंकित मूल्य क्या है? दुकानदार जानबूझ करके बढ़ाकर अंकित कर देता है, सीपी से खूब ऊंचा कुछ डिस्काउंट आपको देता है, उसके अनुसार फिर उसको प्रॉफिट और ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, ऐसा। चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं कि इसी में हम लोग क्वेश्चन जो बनाते हैं उसके लिए क्या कंसेप्ट है। तो 2 प्रकार का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा।
एक में आपको रुपीज वाला प्रश्न ये ज्यादा होगा और एक में बिना रुपीज का मीनिंग वस्तु की संख्या वाला प्रश्न। तो दोनों टाइप आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों टाइप से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब यहां पर हम लोग जो यूज करेंगे उसमें और क्या करेंगे उस बात को देखिए। एक क्या बोले, जिस मूल्य पर सामान को खरीदा जाता है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस मूल्य पर सामान बेचा जाता है उस मूल्य को विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और जो मूल्य दुकानदार बढ़ाकर अंकित कर देता है, लिख देता है, उसको अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य कहते हैं, लेबल्ड प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम सीपी से एसपी बड़ा होगा तो लाभ प्राप्त होगा, सीपी से एसपी छोटा होगा तो हानि। मीनिंग है सीपी इतना बड़ा एसपी इतना बड़ा तो यहां से यहां पर लाभ दिखेगा, और सीपी आपका ऐसा और एसपी इतना कम तो यहां से यहां पर आपको हानि मिलेगा। ये एक कंडीशन हो गया। एमपी सीपी से ऑलवेज ज्यादा होगा। दूसरा कंडीशन, डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। इस सेंटेंस को याद करिए, डिस्काउंट दुकानदार जब भी देगा अंकित मूल्य पर देगा। ठीक है, और वो अंकित मूल्य पर देकर भी प्रॉफिट में रहेगा ही। ठीक है, चलिए उसके बाद एसपी में से सीपी घटाएंगे, लाभ मिलेगा। सीपी में से एसपी घटाएंगे, हानि मिलेगा। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बट्टा सीपी इंटू 100 लेंगे, हानि प्रतिशत के लिए हानि बट्टा में सीपी इंटू 100 लेंगे। ये सारा डिस्कशन कर चुके, हम आपको वहां पर लिखकर भी दिखा दिए थे। तो चलिए ये एक कंसेप्ट यहां पर आया। अब यहां पर आता है जब क्वेश्चन बोलेगा कि किसी प्रश्न में 20% का लाभ है, किसी प्रश्न में बोलेगा 20% या 25% का हानि है, तो 20% लाभ जो होता है इसका मान 120/100 से काट कर लिख दीजिएगा ऐसा, और 20% हानि परसेंट में पढ़ चुके हैं। 80% जो आपको काटने के बाद ऐसा हो जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा, इस जगह पर एक पॉइंट आपको हम लिखा रहे हैं, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय, ये इसी के बारे में बोल रहा है। ये जो है ना, ये ऐसे, ये फ्रैक्शनल मान, इसको हम लिखते हैं फ्रैक्शनल मान। ठीक है, का सीधा गुणा किया जाता है, सीधा गुणा होगा, बस सीधे लिख दे, किया जाता है ऐसे। तो यहां से देखिए, ये सीपी गिवन हो, आपको एसपी निकालने बोल दे, तो जो लाभ हानि का परसेंट होगा उससे जो फ्रैक्शनल मान आएगा उसका सीधा गुणा करिएगा। लेकिन यहां पर एक बात और लिखते हैं, एसपी से सीपी निकालना हो, सीपी प्राप्त करते समय, एसपी से सीपी प्राप्त करते समय यही फ्रैक्शनल मान का आप बोल सकते हैं क्या होगा, फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा करना होगा, उल्टा गुणा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ऐसे। ये बहुत इजी कर देता है पूरी कैलकुलेशन को, तो हम जल्दी में बना पाएंगे। सीपी से एसपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा, और एसपी से सीपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा किया जाता है। बस यही जगह पर आपको ध्यान देना है। और जब भी हम वस्तु की संख्या पर लाभ हानि प्रतिशत निकालने का प्रयास करेंगे, जब भी वस्तु की संख्या पर लाभ हानि प्रतिशत निकालने का प्रयास करेंगे, तो आधार के रूप में जो आएगा वो बेचे गए वस्तुओं की संख्या होगा। इतने पॉइंट्स को आपको बिल्कुल याद रखना है, और इसी से आपका क्वेश्चन आराम से बनता जाएगा। लाभ हानि प्रतिशत जब भी बिजनेसमैन का डिसीजन होता है, वहां पर डिसाइड आप करते हैं, तो ऑलवेज किस पर जज होता है, तो क्रय मूल्य पर। ये याद कर लीजिए कि लाभ हानि प्रतिशत ऑलवेज क्रय मूल्य पर ही जज किया जाता है। तो बस इतने सिस्टम से आप इन सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं। बोले आपसे बोलता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है और 20% लाभ लेकर के अगर बेचा जाए तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यही आपसे क्वेश्चन बोला। 600 रुपये में स्टार्टिंग है। ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, कोई क्वेश्चन हम आपको नहीं करा रहे हैं। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स का 2 क्लास आपको दिया जाएगा, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस आप बना पाएंगे यूट्यूबर्स। ओके, 600 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और 20% लाभ पर बेचेंगे। विक्रय मूल्य क्या होगा? बोले जब भी कोई दुकानदार किसी सामान को लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य जो भी होगा वो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। मीनिंग है आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 20% लाभ है इसका मान तो 6/5 हो जाएगा, और ये सीपी 600 है और आपको एसपी निकालने के लिए बोला है। तो बोले आप लाभ पर बेचेंगे तो आपका विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इस 6/5 को 6/5 ही रखना पड़ेगा। हम कैलकुलेट कर दिए तो ये देखिए, ये 720 और यहां पर 600, ये ऐसा। लेकिन बोले इसी के लिए तो हम पॉइंट आपको लिखाते हैं। ये तो लॉजिकल है ना, सोच है, हम सोचते समझते हुए इस प्रकार से इसको डील करते हैं। लेकिन आपको हम पहले ही क्या बोल देते थे कि जब भी सीपी से एसपी निकालना होगा फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा करना पड़ेगा। तो बोले आप सीपी से एसपी निकालने जा रहे थे, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा किया गया। देख रहे हैं 6/5, यहां भी हूबहू 6/5। चलिए अब हम आते हैं इसी के दूसरे सिचुएशन पर। यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि किसी वस्तु का
क्रय मूल्य 800 रुपया है और उसको 20% हानि पर बेचा जाएगा, 20% हानि पर बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बोले आज यहां पर आप जो है 20% हानि का मान निकालेंगे जो 80% 4/5, और यहां से सोचिए, शब्द को सुनिए, आप हानि पर बेच रहे हैं, मीनिंग सीपी से एसपी कम हो जाएगा तभी घाटा होगा। आप कम करेंगे बिल्कुल ऐसा ही, तो 640 रुपया ये निकल गया जो आपका एसपी हो गया, ये 640 ये कम हो गया इससे ऐसे। इसी के लिए तो लिखाए थे कि सीपी से एसपी प्राप्त करते समय इस फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा होता है, देख रहे हैं 4/5 सीधा गुणा किया जाता है, तो ये भी हम लिख दिए। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, ठीक है। ये अगला एग्जाम्पल इसी का रिवर्स हो जाएगा, और वो रिवर्स कैसा देखिए, किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या है? किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बोलिए, आप एसपी से सीपी निकालने जा रहे हैं, इसके फ्रैक्शनल मान का, आप ही बोलिए क्या करेंगे? उल्टा गुणा कर देंगे। इसलिए 25% ये जो लाभ है इसका फ्रैक्शनल मान 5/4 होगा, और आज इस 1200 एसपी में 25% लाभ जो ये 5/4 आ रहा है, इसका उल्टा गुणा कर दिया जाएगा। तो उल्टा गुणा कर देते हैं, तो यहां पर आपको 960 रुपया हो गया, 5 से 24, 24 4 96, ऐसा सीपी। तो बोले यहां से आप देख सकते हैं कि एसपी से सीपी निकालना था, इसीलिए इसके फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा किया गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 1200 में बेचने पर प्रॉफिट भी हो रहा था, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सीपी 1200 से कम रहा होगा। तो चलिए ये भी एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम यहां से आते हैं कि अगला एग्जांपल लेकर कि किसी भी वस्तु को अगर आप 1500 रुपया में बेचते हैं और इससे 25% का लॉस होता है, तो उस वस्तु का सीपी क्या है? किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर 25% की हानि प्राप्त होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बोले 25% हानि का फ्रैक्शनल मान क्या लिखेंगे? तो 3/4, और यहां पर 1500 रुपया आपका एसपी है। अब यहां से आप सोच सकते हैं कि 25% ये जो 3/4 है इसका क्या करेंगे? जस्ट उल्टा, एसपी से सीपी निकालने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना हो जाएगा, और ये 2000 रुपया आपका सीपी। बोले 2000 में खरीदे थे, 1500 में बेचे थे, इसलिए तो घाटा हुआ था, तो ये कंसेप्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो 4 एग्जांपल्स आप पढ़े, 5वें एग्जांपल में इसी 2 टाइप का, पहला टाइप का 2 एग्जांपल पढ़े, फिर दूसरा टाइप का 2 एग्जांपल, 4 हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों टाइप का एक एग्जांपल एक ही क्वेश्चन में मिक्सअप कर दिया जाता है, वैसा एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, बोलेगा किसी वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या होगा? ऐसा क्या बोले, किसी वस्तु को 2000 रुपया में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है, उसी वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 20% का फायदा हो जाए? तो इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। एक तो जो अभी पढ़ा है उसके अनुसार, कैसे? बोले 20% हानि का मान 4/5, आप यहां फिल करिए, इस एसपी से यू आर गोइंग टू गेट सीपी। If you are going to get CP from the SP, this part must be reversed. That's why you are going to reverse it. Meaning है 2000 में 5/4 से गुना होगा, और ये 4 से कटेगा, तो यहाँ पर 2500 रुपया जो है ये आपका CP निकल गया। क्या हुआ? SP से CP प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना कर दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाइए, ये 20% फायदा जो 6/5 है, यहाँ पर आपको देखना है कि CP से you are going to get SP, तो CP से SP पाने के लिए फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होगा, तो ये 6/5 ही रहेगा, 5 से 5, तो यहां पर 3000 रुपया आ गया, जो आपके प्रश्न का सेलिंग प्राइस हो गया, उत्तर हो गया। ऐसा ये इसका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम डील तो कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे नहीं बनाना है। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, डायरेक्ट कैसे बनेगा? तो इसका कंसेप्ट यही है कि जब 2000 में बेचा है तो 20% का घाटा हुआ है, तो 20% घाटा का मान लिखिएगा। कितना में बेचेगी? 20% का फायदा, तो ये मान लिख लिए, और यहां से लॉजिकल अप्रोच में आएंगे। देखिए, बोले घाटे को फायदा में बदलना, क्या है? लॉस को प्रॉफिट में बदलने बोल रहा है। बोले व्यापार में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में बदलना है, तो सबसे सिंपल उपाय क्या है? वस्तु के मूल्य को बढ़ाइए, है ना। तो इसलिए यहां बढ़ाने के लिए 120 ऊपर और 80 नीचे रखेंगे। अगर घटाने का लॉजिक आता तो 80 ऊपर और 120 नीचे लिख देते, और इसी को काटेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा। देखिए, ये 0 तो कट ही गया है, और 8 से 25, 25 और 12 300, तो ये 3000 रुपया आपका आंसर हो गया। मानेगा आप इतने बड़े क्वेश्चन को बस ऐसे डील कर लेंगे, इसके हेल्प से, लॉजिकल अप्रोच। तो घाटे को फायदा में बदलने के लिए जो भी विक्रय मूल्य है उसको बड़ा करना पड़ेगा, और फायदे को घाटा में बदलने के लिए जो भी विक्रय मूल्य है उसको छोटा करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है। तो इस हिसाब से हम लोग इस तरह के प्रश्न को इजीली बना पाएंगे, ठीक है।
तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। कभी कभार क्वेश्चन बोलता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% छूट देकर भी 5% छोड़ना चाह रहा है या 10% जो भी, और 25% का लाभ कमाना चाहता है। बोले हम अपने कस्टमर को 5% छोड़ेंगे, फिर भी हमको 25% लाभ बचे, तो इसका अर्थ क्या कि वस्तु का जो भी सीपी है उससे एमपी काफी बढ़ा कर रखना पड़ेगा, काफी ऊंचा करना पड़ेगा। तो बेसिक से तो बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए बेसिक से नहीं जा रहे हैं। यहां पर सीधा कंसेप्ट है कि 5% अगर छोड़ेंगे तो 95% रिसीविंग होगा, और 25% फायदा लेंगे तो 125% रिसीविंग होगा। इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है वो लिखते हैं, तो 30 बट्टा में 95 और गुणा में 100। इसी को काटेंगे 5 से 19 बार में और 5 से 6 बार में, तो 600 बट्टा 19 जो है इतना प्रतिशत वस्तु के मूल्य को बढ़ा देना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। तो हर दुकानदार इसी प्रकार का, हालांकि दुकानदार तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करता, वो कैलकुलेटर से रफ अपना करके देखता है कि इतना ऐसे करके क्या फायदा हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको ट्रिकी अप्रोच में सीधे बता सकते हैं कि अगर दुकानदार अपना इच्छा हम लोगों को बता दे कि हम अपने प्रत्येक सामान पर जो है ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देंगे, माने 10% का डिस्काउंट देंगे, 20% का डिस्काउंट देंगे, और फिर भी मेरा प्रॉफिट 30% का बचना चाहिए, तो जो भी सामान जितने में हम खरीदे हैं उसको कितना अंकित करना पड़ेगा, तो उसका आइडिया हम लोग उसको देंगे। कैसे? अगर कोई दुकानदार आपसे सलाह मांगा कि आप बताइए हम अपने कस्टमर को प्रत्येक सामान पर 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, मैंने दुकानदार कस्टमर को 20% छोड़ भी रहा, अब फिर भी 20% का फायदा दुकानदार को मिल रहा है, तो इसी को तो हम बोले कि डिस्काउंट क्या दे रहा है, वो चीटिंग है मोटा मोटी, ठीक है, इल्यूशन है, एक भ्रम है। बोलिए हम लोग उसको सलाह तुरंत में क्या देंगे कि 20% छोड़ेगा तो 80% रिसीविंग, 20% फायदा तो 120 रिसीविंग, 80 से 120 कितना ज्यादा, तो 40 बट्टा में 80 से तो 80 और गुना में 100। हम लोग सलाह दे दिए उसको कि अगर आप ऐसा मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं कि कस्टमर को 20% छोड़कर भी 20% का फायदा में रहना चाह रहे हैं, तो अपने सारे सामान के मूल्य पर 50% बढ़ाकर लिख दीजिए। मीनिंग है जो 200 में होगा उस पर 300 लिखिए, और जो 300 में होगा उस पर 450 लिखिए, और ऐसा ऐसा काम करिए, आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा ये इतना जल्दी हम लोग उसको सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप ऐसा देख सकते हैं, वस्तु, ये तो सभी रुपीस पर आ रहा था, और वस्तु की संख्या पर कैसे होता है देखिए, बोलेगा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इस पूरे सौदे में क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए यहां पर आता है इस प्रकार से 25% प्रॉफिट, 25% का लॉस, इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा 20% प्रॉफिट, 20% का लॉस, ऐसे है ना। तो क्या उत्तर होगा इस कंडीशन में, तो देखिए यहां पर सीधा पहले याद कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे भी कि सीपी के साथ लगा मान एसपी के साथ लगे मान से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंट निकालना है कैसे, तो 15-12 का अंतर लेंगे और बाय में बेचे गए वस्तुओं की संख्या जो 12 है और गुणा में 100 करेंगे, तो यहां से प्रॉफिट होगा, और ये 3, 4, 25% का प्रॉफिट हो गया, ये उत्तर हो गया, ये लगा दीजिए। लेकिन इस जगह पर आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां से सोचिए प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, याद तो करा दिए, लेकिन आप समझ सकते हैं। बोले आज 15 वस्तु खरीद कर लाए हम, 15 कलम, व्यापारी है छोटे मोटे लेवल से, तो 15 कलम खरीद कर लाए, 1-1 रुपये का 15 रुपया मेरा लग गया। आज उसमें से 12 कलम बेचे हैं, है ना, तो हमारा पूंजी वापस आ गया, मीनिंग जो 15 रुपया लगा था वो 15 रुपया मेरा 12 कलम को बेचकर आ गया, तो 3 कलम तो बच गया ना घर में, वो जिस दिन बिकेगा प्रॉफिट देगा, इससे पहचानते हैं। लेकिन उतना समय नहीं रहता, हम डायरेक्ट इसको डील करते हैं, और इसी का एक उल्टा सिचुएशन दिखा देते हैं अगले एग्जांपल में कि 12 कलम का विक्रय मूल्य 12 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे सौदे में क्या मिलेगा, सीपी के साथ लगा मान छोटा है, सीपी के साथ 12, एसपी के साथ 15, सीपी के साथ लगा मान छोटा है, लॉस होगा कितने परसेंट का, तो इन दोनों का अंतर लिख दिया, और बाय में बेचे गए वस्तुओं की संख्या, मेरे शब्द को आप जो है ना अपना शब्द बना लीजिए, बिल्कुल रिदम में, आपको आसान लगेगा। 15 से यहां पर 5 से 20 बार में कटेगा, 20% का लॉस हो गया, जो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इतना इजीली आप ऐसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं। तो ये एक आधार है प्रॉफिट एंड लॉस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, और इसी प्रॉफिट एंड लॉस के आधार को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसका क्वेश्चन सारा कर सकते हैं बहुत इजीली। इसमें इसी वस्तु वाले में आपको एक सिचुएशन और दिखाते हैं। कभी कभार ऐसा बोलता है कि एक दुकानदार को 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है चाहे हानि होता है। ऐसा यहां पर कुछ भी बोल दे ऐसे तो हानि होता है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताइए, है ना। तो यहां पर अगर आपको लाभ का कैसे एक डील कर देते हैं ऐसे, है ना, कुछ भी बोले एक ही तरीका। तो यहां पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, जब इस प्रकार का प्रश्न होगा तो सीधे 5/30 और गुना में 100 कर देंगे, तो आपका 5 से 6 16.2/3% का उत्तर हो गया।
ये क्वेश्चन कैसा हो गया, तो बोले ये देखने में पिछले वाले टाइप से अलग हो गया, लेकिन ये पिछले ही वाला टाइप है, लेकिन ट्रिकी अप्रोच में इसका सेंस बदल गया, सीधे ये बट्टा ये ऐसा। यहाँ पर इस परिस्थिति का 4 क्वेश्चन होता है। इतना में बेचने पर इतने के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, इतना में बेचने पर इतने के क्रय मूल्य के बराबर लॉस, इतना में बेचने पर इतने के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, इतना में बेचने पर इतने के विक्रय मूल्य के बराबर में लॉस। ऐसा ये 4 टाइप होता है, जिसमें ये दोनों एक तरीके से बनेगा और फिर ये दोनों में अलग हो जाता है। मीनिंग है एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 3 ट्रिक्स याद करना पड़ेगा। तो आज यहां पर प्रॉफिट बोल दिया तो ये हो गया। यहां पर अब अगर हम इस जगह पर हानि बोल देते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन ये वाला कि 30 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है, यहां पर पूछेगा हानि प्रतिशत क्या है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस यही उत्तर हो जाएगा, इतने % का लॉस बोलने लगेंगे। तो चलिए ये भी हो गया। लेकिन इसी जगह पर अब आपको जो है ना यहां पर ये टर्म बदल जाता है, ये इस तरह का ना 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यहां ध्यान देंगे, और प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट % क्या है, प्रॉफिट %, तो यहां पर ये 5 और ये सीपी होता तो सीधे 5/30 ऐसे लिखा था, लेकिन जब यहां पर एसपी के टर्म में प्रॉफिट बोलेगा तो उतना ही माइनस करना पड़ेगा और गुना में 100, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचना है। क्या बोले, जब विथ रेस्पेक्ट टू एसपी बोल दिया यहां पर, तो उस कंडीशन में 5/30 और -5 क्योंकि ये प्रॉफिट है। लेकिन बोले अब इसी में अगला एग्जांपल आपका ऐसा दिख जाएगा जिसमें यहां पर इतने ही का हानि बोल देगा। क्वेश्चन सेम है, यहां हानि बोल दिया ये एसपी के टर्म में, तो यहां जो लॉस % आप निकालेंगे उसके लिए ये प्लस का साइन हो जाएगा। मीनिंग ये हानि बोला तो प्लस हो जाता है और यहां पर लाभ बोलेगा तो ये नीचे में माइनस होता है। और ये क्यों प्लस होता है वो दिखा देते हैं, क्योंकि इसको जब बेसिकली थोड़ा सोचेंगे तो 30 वस्तुओं को बेचने से जो पैसा आएगा वो 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के से कम होगा, क्योंकि हानि हुआ तो 30 वस्तु का क्रय मूल्य से कम माइनस, और ये कितना, तो 5 का एसपी बोला है ये। अब ये देखिए यही माइनस इधर जाएगा तो प्लस होकर के 35 हो गया एसपी और बराबर में 30 सीपी। और बोले इसको तो आप आराम से डील करते हैं कि इतने का एसपी इतने के सीपी के बराबर हो, सीपी के साथ लगा मान कम है तो लॉस होगा, और कितने का तो अंतर, और बट्टा में यहां पर बेचे गए वस्तुओं की संख्या और गुना में 100, ऐसा। तो वही आपको दिखा रहे थे कि इस प्रकार से आता है। तो इतना इजीली जो है ना हम इन सारे टाइप्स को डील कर लेते हैं, और यही टाइप है। 2 प्रकार का प्रश्न होता है, रुपीस पर आधारित मैक्सिमम प्रश्न होगा, और कुछ सेक्शन जो है आपको बिना रुपीस पर होगा, जिसमें कि केवल आपको बेचे गए वस्तुओं की संख्या वगैरह दिया रहेगा, वस्तु का है ना नंबर्स दिया रहेगा केवल, तो उसके लिए हम लोगों का ये आधार होता है। जब हम लाभ हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य से रुपीस से निकालते हैं तो आधार में ऑलवेज क्रय मूल्य ही बैठेगा, और जब हम लाभ हानि का प्रतिशत वस्तुओं की संख्या पर निकालते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपको बेस में जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ऑलवेज बेचे गए वस्तुओं की संख्या। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्टरी क्लास था। इसको जो है आप आराम से समझ लीजिए। इतने प्रकार का सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के क्लास 1 के लिए वेट करेंगे, इसके बाद में जैसे ये हो गया तो फिर क्लास 1 आपको दिया जाएगा। थैंक यू।